जय हिंद। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चला रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है एडोब 2 को पढ़े थे कि एडोब 2 कैसे हटाया जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए। आज जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन में छोटे छोटे बहुत सारे जो है चैप्टर यहाँ पर आएंगे। जैसे एडोब 2 को हटा करके सेंटेंस का रूप बदला जा रहा था, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी हम यही बताए कि किसी सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए किसी सेंटेंस को दूसरा रूप यदि दे दिया जाता है तो उसी रूप को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एनी डाउट किसी को? आज का सब्जेक्ट क्या है? आज जो है हम लोगों का सेंटेंस जो है असर्टिव में जो है यहाँ पर दिया रहेगा, असर्टिव से चेंज करना है, किसमें? इंट्रोगेटिव में बदलना है। यानी हमारे आज का जो टॉपिक है द इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है चेंजिंग करना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना जो होता है बेहद ईजी होता है। इसको क्लास 10th लेवल पर भी देता है। किसी सेंटेंस को प्रश्नवाचक में जब आप बदलने जाओगे तो वह दो तरह से जो है बदला जाता है। ये वाला जो मैटर हम लोगों का है, ध्यान दीजिएगा, यह मैटर किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है। यानी इंट्रोगेटिव के नाम से दो तरह का क्वेश्चन देता है। एक इंट्रोगेटिव बनाने को देगा, तो जब उसको देगा तो उसको केवल इंट्रोगेटिव बनाना रहता है, ठीक ना। लेकिन यह वाला इंट्रोगेटिव जो है किसके अंतर्गत है? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन यदि किसी भी सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब परिवर्तन किया जाता है तो इसमें थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आप जो समझ रहे हो वह इंट्रोगेटिव नहीं है। इसमें आपको इंट्रोगेटिव ऐसा बनाना है कि वह सेंटेंस देखने में प्रश्नवाचक लगे, लेकिन उसके सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी सेंटेंस के फॉर्म को क्या करो? बदल दो, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस से प्रश्नवाचक सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस जो बनता है, इनके बनने का फॉर्मेट क्या होता है, हमारा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और सेंटेंस बनने का फॉर्मेट क्या है, उसका बेस क्या होता है। तो किसी भी सेंटेंस को जब हम सेंटेंस का रूप देते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम सहारा किसका लेते हैं? ट्रांसलेशन का। और ट्रांसलेशन में जो है आप लोगों को 12 टेंस पढ़ाया जाता है, और टेंस के आधार पर ही हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं। तो हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन केवल 12 स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के सामने दिखाई देता है टेंस के हिसाब से। लेकिन सेंटेंस के बनने का जो स्ट्रक्चर होता है वह केवल 3 ही तरह का स्ट्रक्चर होता है। यानी सबसे पहली बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस से हमको बदलना है किसमें? इंट्रोगेटिव में। तो जो असर्टिव सेंटेंस जो आने वाला है वो कैसे रहेगा, वो दिखेगा कैसे, कैसे जानेंगे कि ये असर्टिव है? तब ना उसको हम इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का देखो फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर। ये आपका पहला फॉर्मेट है। याद रखना सेंटेंस केवल 3 तरह से बनता है। सेंटेंस के बनाने का जो फॉर्मेट होता है वह केवल 3 ही टाइप का होता है। ये आपका पहला टाइप है। हम आपको सारा टेंस इसी पर बताने वाले हैं। आज का जो है क्लास बड़ा मज़ेदार रहेगा, अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आनंद लेते रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाएगा, वो अभी किसके अनुसार? ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, ठीक। तो ये जो है आप लोगों का पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में ऐसे कुछ मॉडल आ जाता है, और यह मॉडल आप जान सकते हो कि इस पर कितने टेंस बनते हैं। यानी इसमें मैच करा लीजिए, क्या नहीं है इसमें? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड भी है। अदर वर्ड को ही कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो यह सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंटेंस है। एक सेंटेंस में जिन जिन लोगों की ज़रूरत होती है वह सभी लोग इसमें मौजूद है। लेकिन इसमें शायद देखिए एक चीज़ यहाँ नहीं है। क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और तीसरा वाला मॉडल थोड़ा देखिएगा, तीसरा वाला मॉडल एक सब्जेक्ट होता है,
यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है यहाँ पर कम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है। अब इन तीनों मॉडलों को देख लीजिए, यही हमारे 3 मॉडल है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को जब लेते हैं, तो हमारे सेंटेंस के बनने का जो मॉडल होता है वो मॉडल कुल कितने टाइप का होता है? 3 ही टाइप का होता है। अब देखो हमारा टेंस पूरा इसी पर आएगा। यानी कि पहले वाले फॉर्मेट पर आप देखेंगे तो इस फॉर्मेट पर हमारा कितना टेंस बनता है? 10 टेंस तो इसी पर बन जाता है। ठीक, इसके बाद जो है इसमें आप देखेंगे ये दूसरा वाला जो है इसमें कितने टेंस बनते हैं? 2 टेंस बनते हैं। जो हमारे टेंस जो है 12 टेंस होता है ना, यानी जब कभी भी टेंस की आप बात करते हैं तो टेंस हमारे कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंस आप देख लिए, 10 ये हो गए और 2 ये हो गए। और इस फार्मूले पर जो है हमारे 3 सेंटेंस इस पर बनते हैं। अब टोटल गिनती आप काउंट कर लीजिए, हमारे पास टोटल टेंस कितने हो गए? अब 15 हो गया। क्योंकि प्रेजेंट में आप जब जाएंगे तो प्रेजेंट 4 प्रकार का होता है ना, तो 4 ठे उनका हो गया। पास्ट का भी आप देखेंगे तो 4 टाइप का वो भी हो गया, 4 उनका हो गया। और फ्यूचर में जब आते हैं तो 4 टाइप उनका भी हो गया। तो वह चारों पार्टों को यदि गिना जाए तो वह कितना हो गया? 12। यानी जब टेंस का नाम आता है कि टोटल टेंस कितने होते हैं, तो इन्हीं 12 ही लोगों का नाम आता है। उनके प्रकारों को गिना गया, और जहां से लोग आए हैं उनकी गिनती नहीं हुआ है। यानी प्रेजेंट 4 प्रकार का हुआ, तो प्रेजेंट भी एक है ना, एक पास्ट भी है ना, एक फ्यूचर भी है ना, तो वह तीनों ये है। ये केवल प्रेजेंट इस पर बनता है। यानी यहाँ इज एम आर आप कर देंगे तो यह प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यहाँ पर वाज वर कर देंगे तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर विल बी और शैल बी कर देंगे तो यह फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा मेन टॉपिक क्या है? असर्टिव सेंटेंस से हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले जाना होता है। ठीक, तो हम जब असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में जब ले जाएंगे तो हम पहले तो ये जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस जो हमारे सामने आने वाला है उसके आने का मॉडल क्या रहेगा। इसी तीनों में से कोई एक मॉडल आपके सामने रहेगा। अब इसी को बदलना है, किसमें? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? देखिए इसमें बेसिक रूल को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर का जो मेन रूल वह क्या है? पहले मेन रूल को हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े करके साइड के भी रूल आते हैं। यदि मौके पर साइड वाला रूल हमको नहीं याद है तो ये जो बताने जा रहे हैं ये आपको याद है तो इसी से आप बना सकते हो। ठीक ना? तो देखो प्रश्नवाचक हम बनाएंगे कैसे? प्रश्नवाचक बनाने का सबसे आसान तरीका है कि मान लो यदि आपका सेंटेंस पहले मॉडल पर, इस मॉडल पर यदि कोई सेंटेंस आ रहा है और कह रहा है कि इस सेंटेंस को जो है आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो पहले इसी फार्मूला को ही इंट्रोगेटिव में हम कर दें। इसमें करना क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो, इसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से बाहर कर देना है, और बाहर करके उस सेंटेंस में नॉट लगा देना है। यदि बाहर करके नॉट लगा दोगे तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और नॉट क्यों लगता है? नॉट इसलिए लगता है ताकि सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि सेंटेंस का रूप बदलना चाहिए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करते हो तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यह आपका पहला जब बनेगा तो हम क्या करेंगे कि इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो ये आ जाएगा बाहर, और इसके बाद जो यहाँ से सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? नॉट, और नॉट के बाद भी वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में लगा देंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही करना है। यानी आपका बेसिक रूल यहाँ पर क्या निकला? इसका बेस रूल यही है ना कि यदि किसी भी सेंटेंस को प्रश्नवाचक में बनाने को कह रहा है तो आपको करना क्या है? उस सेंटेंस के भीतर से सहायक क्रिया को बाहर करना है। अब कैसे करोगे ये तुम्हारा काम है। चाहे विनती करके करोगे, चाहे हड़का करके करोगे, चाहे जबरदस्ती उठा कर फेंक दो, मतलब किसी भी तरह से अपने सेंटेंस के सहायक क्रिया को क्या करना है? बाहर करना है। और बाहर करने के बाद सेंटेंस के भीतर क्या करना है? नॉट कर देना है। तो वह सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। समझ में आ गया ना? यदि इस फार्मूले पर आएगा तो हम इस पर इसको बना लेंगे, और यदि हमारा सेंटेंस आ गया भाई इस फार्मूले पर तो हम इसको कैसे बनाएंगे? थोड़ा इसको समझिएगा।
और इस पर कितने टेंस बनते हैं अभी भी हम चर्चा किए हैं। इस पर कितने टेंस बनते हैं? केवल 2 टेंस बनते हैं। इस पर कितने बनते हैं? 10 टेंस बनते हैं। जो 2 टेंस है वह कौन कौन? देखिए, ये यदि ये वर्ब देख रहे हो ना, यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर ना? यदि यह सेकंड फॉर्म में है तो वह कौन है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब इस फार्मूला को जब आप प्रश्नवाचक बनाने जाओगे तो अभी भी हम कहें कि इसमें से सहायक क्रिया को बाहर करना पड़ेगा ना। क्या सहायक क्रिया है यहाँ पर? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और किसी सेंटेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में से दोनों एक ही काम करता है। हेल्पिंग वर्ब काम करता है तो वर्ब फ्री रहता है, वर्ब काम करता है तो हेल्पिंग वर्ब रहता ही नहीं है। देखिए, इसमें वर्ब आया हुआ है तो हम इसमें से सहायक क्रिया को बाहर करेंगे तो क्या हमारे सेंटेंस में सहायक क्रिया दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो हम उस सहायक क्रिया को उसके टेंस से बाहर करेंगे। तो जब बाहर करेंगे तो इसमें हम दोनों टेंस को एक साथ लेकर के बना रहे हैं, यानी कि इसमें से कौन कौन सहायक क्रिया बाहर आ सकता है। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो डू या डज बाहर निकलेगा, ये निकलेगा डू या डज। और यदि पास्ट में रहेगा तब कौन बाहर आएगा? डिड बाहर आएगा। और इसके बाद फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है? नॉट लगाना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो जाता है ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों कंडीशन में रहेगा। दोनों कंडीशन का मतलब क्या? यदि डू और डज रहेगा तब भी V1 रहेगा और डिड रहेगा तब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की कहानी 2 तरह की होती है। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आप याद रखे रहेंगे कि डू, डज, डिड इन तीनों सहायक क्रियाओं के साथ यदि कहीं भी वर्ब देना पड़ जाए तो वह वर्ब हमेशा किस में रहेगा? फर्स्ट फॉर्म में। यानी आपको याद क्या करना था कि डू, डज, डिड यदि हमारे सेंटेंस में आया हुआ है, ठीक ना, इनके साथ सेंटेंस के भीतर कहीं भी वर्ब आपको देना है। वर्ब जहां आएगा उसका तो नियत जगह ही है, मतलब कहीं भी देना रहेगा तो वह हमेशा क्या रहेगा? वहां फर्स्ट फॉर्म ही वहां पर लगा रहेगा। क्लियर ना? तो इस मॉडल का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हम इसके सहायक क्रिया को बाहर करके लगा दिए। यानी यहाँ V1 रहेगा तो हम बाहर किसको रखेंगे? डू, डज को। और यदि यहाँ V2 रहेगा तब डिड को बाहर रखेंगे और नॉट लगा देंगे। यदि कोई आपसे पूछे कि नॉट क्यों लगा रहे हो तब क्या कहोगे? आपको तो इंट्रोगेटिव करना है लेकिन आप तो निगेटिव बना रहे हो, इंट्रोगेटिव में निगेटिव बना रहे हो। नॉट इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन न हो, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और सेम यही सेंटेंस हाई स्कूल के पेपर में जब दिया जाता है उसमें कह रहा है कि इंट्रोगेटिव करो तो उसमें हम केवल सहायक क्रिया को बाहर करते हैं, उसमें नॉट वोटा नहीं लगाते क्योंकि वहाँ इंट्रोगेटिव करना होता है। अर्थ में परिवर्तन या ये सब कुछ वहाँ नहीं देखना, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक, अब तीसरा वाला सेंटेंस देख लीजिए। इस मॉडल का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से अब किसको बाहर करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो ना, इसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके उसमें नॉट लगा दो। तो ये वाला फार्मूला हमारा क्या बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर जो है नॉट के बाद जो है कम्प्लीमेंट जो रहेगा यहाँ पर चलाएगा। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बना करके दिया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लगा लेंगे सभी लोग। यानी हम बता क्या रहे हैं, यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग असर्टिव को बदल रहे हैं, किसमें? इंट्रोगेटिव में। इस चीज को हम फार्मूला के माध्यम से बता रहे हैं, ताकि फार्मूला इसलिए हम ले रहे हैं ताकि फार्मूला दिमाग में एक्सेप्ट कर लेगा और आराम से उसको लगाते रहेंगे। केवल एक चीज हमको बताना है कि इंट्रोगेटिव यदि करना है तो जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें से आप सहायक क्रिया को खोजकर बाहर करेंगे, और बाहर करने के बाद क्या करेंगे? नॉट लगाने के, और लास्ट में वो नहीं भूलना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव कर रहे हो। आइए क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये क्वेश्चन को हम आपसे पूछेंगे कि इस तीनों फार्मूला पर से किस पर ये आया है, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, लिख रहा है कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। अब आप बताएंगे कि यह सेंटेंस इन तीनों फार्मूला में से किस पर आया है, देख के बताइए। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ये फार्मूला पहला है
कि ये है कि ये है। आइए हम मैच कराएं। सब्जेक्ट में देखो टैगोर तो है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब में भी वाज यहाँ पर मौजूद है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब का मतलब काम होना। वर्ब क्या करता है? जिससे काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है। क्या वर्ब है? वर्ब दिया है। ग्रेट पोएट क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब है ये नहीं है। तो यानी ये वाला फार्मूला आपका नहीं है। ये इस पर मिलाइए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो मौजूद है, तो ये भी नहीं है। यानी हमारा फार्मूला ये किस पर आया? इस पर आया हुआ है। तो अब हमको करना क्या है? यहाँ देखिए सब्जेक्ट में टैगोर है, हेल्पिंग वर्ब में देखिए वाज आया ही है, और कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या है? ग्रेट पोएट है। तो आपको करना क्या है? सहायक क्रिया को बाहर करो, नॉट लगाओ। इससे सस्ता और इजी कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। आंसर आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो जब इसको हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? इस सहायक क्रिया को जो है यहाँ से बाहर कर दो और इसमें नॉट लगा करके सेम रख दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? कि वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ए ग्रेट पोएट है। आप कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस का केवल रूप बदलता है, अर्थ बदलना नहीं चाहिए, यही ना होता है। तो हम यहाँ हमारा सवाल क्या पूछा गया था कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे, ये हमारा अर्थ है। और अब हमारा अर्थ क्या हो गया? क्या टैगोर महान कवि नहीं थे? ये आपका पूछा गया। तो क्या अर्थ वही है कि बदल गया? अर्थ वही है कि बदल गया? अब हमें लग रहा है कि इसका अर्थ बदला सा नजर आ रहा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये दो टाइप का होता है, एस या नो टाइप, और एक होता है डब्ल्यू टाइप होता है। किस टाइप में ये बना है? एस या नो टाइप। तो आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एस या नो टाइप को निगेटिव में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसका उत्तर हमेशा हाँ होता है। उसका उत्तर क्या होता है? हाँ होता है। जैसे यहाँ प्रश्न किया गया है, देखो हम कहें कि एस या नो टाइप वाले प्रश्नवाचक वाक्य को कभी भी नहीं लगा करके जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर क्या होता है? हाँ होता है। इसमें कहा गया कि टैगोर क्या थे? महान कवि थे। इसमें हमसे सवाल किया गया, क्या टैगोर महान कवि नहीं थे? नहीं थे, ये पूछा गया। तो नहीं थे का मतलब क्या था? वो थे, वो महान कवि थे। यानी एस या नो टाइप वाले क्वेश्चन को कभी भी नहीं लगा करके जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर हमेशा किस में आता है? हाँ में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि टैगोर महान कवि थे। तो देखिए इसका जो अर्थ निकला और इसका भी अर्थ क्या है? दोनों सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देख लीजिए दोनों का क्या है? अलग अलग है। और ऐसे ही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एनी डाउट किसी को? लगा लोगे सभी लोग ना? तो ये फार्मूला, इस बेस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखे रहेंगे कि आप उसमें से सहायक क्रिया को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के बाहर करने के बाद उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्लियर ना? आगे चलें, आइए देखते हैं इसके बाद फिर अगले रूल पर थोड़ा सा हम ध्यान दें, क्योंकि आप थोड़ा समझ लीजिए इसमें जो हमको बताना था, जो हमको पढ़ाना था, वो चीज़ हम आपको बता दिए। इंट्रोगेटिव का जो बेसिक चीज़ था, करना क्या है, ये हम बता चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा साइड में भी कुछ रूल होते हैं, उनको भी समझना है। क्योंकि यदि कहीं भी जाना होता है, यदि मान लो हमको अपने डिस्ट्रिक्ट पर जाना है तो एक हाईवे सड़क होती है और एक लिंक रोड होता है। तो लिंक रोड से भी हम वहाँ जा सकते हैं, और हाईवे तो हमारा ये है। तो ये वाला जो रूल अभी भी पढ़े हुए हमारा हाईवे रूल है। यदि लिंक रूट कहीं हमारा खराब हो गया तो हम फिर अपने हाईवे पर पहुंच जाते हैं, उससे होकर के पहुंच गए वहां पर। तो हमारे कहने का मतलब, हम मेन रूल को अपने दिमाग में रखे रहें। बाय द वे जो अब बताने जा रहे हैं, जो लिंक वाला जो रूल बताने जा रहे हैं, यदि वो आपको नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं मौके पर, तो आप इस विधि से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्या बताए कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करना है तो आप सहायक क्रिया को बाहर कर रहे हो और उसमें नॉट लगा रहे हो। यदि वह सेंटेंस पहले से ही नॉट लगा कर दे दिया, जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे कि यू कैन नॉट विन द मैच है, हम कह दें इस सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव करो, ये ऑलरेडी किस में है? नेगेटिव में है। तो यदि हमारे सेंटेंस में पहले ही नॉट लगा हुआ है
तो हम केवल सहायक क्रिया को बाहर करेंगे और तब नॉट नहीं लगाएंगे, और नॉट नहीं रहेगा तब सहायक क्रिया को बाहर करेंगे, उसमें नॉट लगा देंगे, तो वह क्वेश्चन आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। ऑलरेडी पहले से ही नॉट लगा है, तब क्या करेंगे, सहायक क्रिया को बाहर करेंगे और नॉट तब नहीं लगाएंगे, तब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, कैन यू विन द मैच। अब दोनों का थोड़ा अर्थ देखिए तो क्या वही है कि बदल चुका है। यहां क्या कर रहा है, यू कैन नॉट विन द मैच, तुम मैच नहीं जीत सकते। ये क्या करा, क्या तुम मैच जीत सकते हो, ऐसे करके। तो याद रखिएगा एस या नो टाइप का दो उत्तर होता है, एक हाँ में होता है, किस में होता है, नहीं में। यदि एस या नो टाइप को नहीं लगा करके पूछा जाता है तो उसका उत्तर हाँ होता है, और यदि उसको नहीं न लगा करके पूछा जाता तो उसका उत्तर नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या नहीं लगा कर पूछा गया है, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम जीत सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, ऐसी कोई सवाल करता है तो उसका उत्तर क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो हमारा दोनों सेंस क्या है, एक ही है, लेकिन दोनों के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बदल चुका है। एनी डाउट किसी को, लग जाएगा सभी लोगों से ना। अगला नियम देखिए, अब अगला नियम इसी में देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये नाट के जगह पर ध्यान दीजिएगा, ये नाट आ जाता, कभी कभी क्या होता है कि नाट के जगह पर क्या आ जाता है, नेवर आ जाता है। यदि हमारे सेंटेंस में क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नॉट से भी बनता है और नेवर से बनता है, नेवर यदि आ गया है तब हम क्या करेंगे कि सहायक क्रिया को अब क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जो नेवर देख रहे हो ना, यह नेवर यहाँ आकर के बदल जाता है, किसमें, ईवर हो जाता है। बस यही काम करना है, यानी कि नॉट रहेगा तो हटा देना है, और नेवर रहेगा तो क्या करोगे, सहायक क्रिया को बाहर करो और उस सेंटेंस के भीतर नेवर को बदल लो, किसमें, ईवर। और आपको बता दें ईवर अपना अर्थ किसमें देता है, कभी में। अर्थ निकल कर देखो, क्या कभी मैच जीत सकते हो, ऐसे करके। इसमें क्या कर रहा है, तुम मैच कभी भी नहीं जीत सकते हो। इधर करा क्या, तुम मैच कभी जीत सकते हो, इसका मतलब नहीं, हम कभी नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे ही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यह रूल समझ में आया। हम आप लोगों को ये तीसरा रूल बता रहे हैं, एक नॉट लगा करके दिए, एक नेवर लगा करके दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे सेंटेंस जो है कुछ और तरीके से शुरू होते हैं, थोड़ा उसको भी देखिए। हमारा भरपूर प्रयास है कि कम से कम एक दिन में आपका एक चैप्टर निकल जाए, है ना, ताकि आराम से आप लोग पढ़ते रहें और आनंद जो है लेते रहें। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं किससे, नो वन। नो वन या नन, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। बहुत सारे हमारे क्वेश्चन जो है शुरू होते हैं किससे, नो वन से, या शुरू होता है किससे, नन से। तो अब देखो इसमें हमारा जो मेन रूल है वो रूल तो आपको हम बता ही दिए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी भी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में जब बदलने जाते हैं, वह सेंटेंस आपका नो वन से शुरू होता है या नन लगा होता है, तो जब इसको इंट्रोगेटिव में आप चेंज करना जाओगे तो ये जो है यह दो नियम से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, दो नियम का मतलब जो हमारा बेसिक रूल है जो हम सीखे हैं अभी अभी, कि इसमें से सहायक क्रिया को क्या करना है, बाहर करना है, और उसमें क्या करना है, नॉट लगाना। ये हमारा मेन रूल था। इसके अलावा एक साइड रूल है। तो पहले नो वन वाले क्वेश्चन को अपने बेसिक रूल से हम सॉल्व करेंगे, और उससे यदि सॉल्व हो जाता है तो फिर जो साइड वाला रूल है हम उसको भी देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को एक क्वेश्चन ले लें, ध्यान दीजिएगा। नो वन और यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए कि नोज हिम है, और यहाँ फुल स्टॉप कर दिए। और हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है इंट्रोगेटिव करना है, नो वन नोज हिम है, इसी को इंट्रोगेटिव में जो है चेंज करना है। तो आप जो बेसिक रूल पढ़े हो उसको लगा लो। बेसिक क्या पढ़े हो, इसमें से सहायक क्रिया बाहर करो। क्या सहायक क्रिया दिख रहा है, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो वहां दो ही टेंस हो सकते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। तो कौन है देख लो, ये वर्ब जो है देखो फर्स्ट में है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बाहर कौन आएगा, डू की डज।
डज, क्योंकि वर्ब एक वचन है। जब एक वर्ब एक वचन है इसका मतलब कि वो सेंटेंस एक वचन में है, तो हम इसमें से बाहर किसको कर दिए, डज। ध्यान दीजिएगा, जो नो देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनी में हो जाता है। आगे अब जोड़ लो, जो है आगे क्या है, यहाँ से वन, इसके बाद यह हो जाएगा नो, ये सर जाएगा, इसके बाद हिम, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके हम बना लेते हैं। तो हमारा बेसिक रूल जो शुरुआत में हम पढ़े वही रूल है, यह लग जाएगा ना। अब इसका साइड का रूल समझना थोड़ा। हम बताए क्या है कि यदि हमारे सेंटेंस में यहाँ पर क्या लिखा हो, नो वन लिखा हो, और चाहे यहाँ पर क्या लिखा हो, नन लिखा हो, तो हम इनके जगहियाँ हम बस कुछ नहीं करें, बस लिख दें क्या, हु लिख दें, और बाकी सबको उतार लो। ये साइड रूल है। इनके जगह पर नो वन या नन के जगह पर क्या करना है, हु लिख देना है, और जो है उसको उतार लो। अब हु के साथ यहाँ पर हम लगा दिए क्या, नोज, हिम, और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क, देखो बन गया। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये साइड रूल है, आप हु भी लगा सकते हो। यदि यह रूल आपको मौके पर न याद आए तो अपना हाईवे वाला रूल तो पढ़े ही हो, आप हाईवे रूल से लेकर के बना लेना। समझ में आया कि नहीं आया, लगा लोगे सभी लोग। एनी डाउट किसी को? यदि हमारा क्वेश्चन जो है किससे, हमारा क्वेश्चन यदि नन या नो वन से आता है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसका लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, नन से क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे हम लिख दिए कि नन कैन एवॉइड इट है। अब इस क्वेश्चन को जो है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका साइड लिंक रूल क्या हम बताए हैं कि आप कुछ मत करो, आप नन के जगह पर क्या कर दो, हु लिख दो, और उसके बाद है सबको उतार लो। तो हमारा क्वेश्चन जो है बन गया इंट्रोगेटिव, ये चेंज हो गया, ये साइड वाला हो गया। अब अपना जो बेसिक पढ़े उसको अब लगाओ। बेसिक क्या पढ़े, कुछ सेंटेंस में से सहायक क्रिया बाहर करो। सहायक क्रिया है ना कैन, तो चलो हम कैन को क्या किए, बाहर किए। और कैन के बाद ये नो बदल जाएगा किसमें, एनी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उधर नो वन था और यहाँ पर नन है, तो ये नन जब टूटेगा तो ये हो जाएगा क्या, नो प्लस क्या हो जाता है, वन। वही है, नो वन ही है। लेकिन जब ये दोनों एक जगह होता है तो एक ओ जो होता है क्या होता है, कॉमन हो जाता है, तो बच गया। ये हट जाएगा तो क्या बच गया, नन। तो हाई नो बदल गया किसमें, एनी में। हाई वन यहाँ से ले लो ऐसे, तो क्या बना, कैन एनी वन, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या, एवॉइड इट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, देखो बन गया। दोनों रूल है, बना लोगे सभी लोग ना। तो इसमें ये भी हो गया। एक और रूल होता है, कभी कभी हमारा क्वेश्चन एवरीबॉडी से दे देता है, या एवरी के साथ कुछ और भी नाउन ले लेता है। एवरी से यदि शुरू हो तो उसको भी हम ऐसे ही बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, उस सेंटेंस में से सहायक क्रिया को बाहर करना और नॉट लगाना। और एवरी से यदि शुरू है तो वहाँ भी तुम चाहो तो हु लगा करके बना सकते हो, ठीक ना। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। और आपको पता भी है कि हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, ये भी जानते हो सभी लोग। एक और रूल देखो, कभी कभी क्वेश्चन हमारा उससे भी जो है पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, सभी लोग पसंद करते हैं क्या, महान बनना। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जो है इंट्रोगेटिव में करना है, तो सबसे पहले जो बेसिक रूल आप पढ़े हो उस बेसिक से लगा लो। बेसिक में क्या पढ़े हो आप लोग, इसमें से सहायक क्रिया बाहर निकाल लो। यानी लाइक्स है, यही मेन वर्ब है, एस लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, एक डू होता है और एक डज। तो किसको हम बाहर ले लें, डज बाहर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, डज, और सब्जेक्ट यही रहेगा एवरीबॉडी, ठीक। और सेंटेंस में नॉट लगाना, सहायक बाहर करो और नॉट लगाओ। तो चलो नॉट भी लगा दिए। आई लाइक जब यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा क्या, लाइक, इसके बाद टू, और यहाँ से हो जाएगा क्या, बिकेम,
और यहाँ से ये ग्रेट और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखो सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन है आपका लिंक रोड। अब समझो यहाँ पर जो लिंक वाला रूल है, अब चाहो तो इसके जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, हु भी लिख सकते हो। तो जब हु लगाओगे यहाँ पर तो हु के साथ सेंटेंस में नॉट भी लगाया जाता है। आप कहोगे कि नो वन वाले में तो नहीं लगा रहे थे, नो वन वाले में नो खुद निगेटिव वर्ड है। आप पीछे पढ़े हो ना कि यदि निगेटिव वर्ड रहता है तो वह हट जाता है, तो उसमें नो वन आया था तो नो एनी हो जा रहा था, इसलिए नाट वहाँ नहीं लग रहा था। तो इसमें जब लगाओगे तो इस सेंटेंस में नाट को लेना पड़ेगा। तो जब नाट आएगा तो नाट जानते ही हो कि अकेले तो लगता नहीं है, वह अपने हेल्पिंग वर्ब को क्या करता है, खोजता है। तो खोज लो तब, तो कौन आएगा तब, डज आएगा ना, डज नॉट। और उसके बाद अब आगे बढ़ो, अब लाइक टू, और यहाँ से हो जाएगा क्या, बिकम, और यहाँ हो जाएगा ग्रेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके बनाते हैं। यही आप लोगों का इंट्रोगेटिव था। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये मैटर सभी लोगों को समझ में आ गया। यानी कि जब सेंटेंस कभी भी असर्टिव में देगा और असर्टिव से चेंज करने को देगा किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में अब तक का सबसे मेन चीज़ हम लोग क्या पढ़े हैं कि कभी भी इंट्रोगेटिव बनाने को कहेगा, और याद रखना किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यदि ऐसा करता है तो हम कुछ नहीं करना है, हमको उसके सेंटेंस के सहायक क्रिया को बाहर करना है और उसमें नॉट लगा देना है। बस यही इसका बेसिक रूल है। तो आज ये क्लास यहीं तक रहेगा। इसके बाद अगले दिन जो है अब असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को जो है बनाना आपको बताएंगे। यदि हमारा पढ़ाना ये अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और लिख कर ज़रूर बताएंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।